जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित यादव मन का लाइफ संपूर्ण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं कि प्रत्येक शनिवार को मनकामेश्वरी क्लासेस नर्मदापुरम में फ्री ओपन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें मनकामेश्वरी के स्टूडेंट प्लस अदर जो भी इसके बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी आकर यहाँ पर एक टेस्ट पेपर देते हैं। और उस टेस्ट पेपर पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यार ये 26 फरवरी का पेपर है शनिवार का, जिसमें 90 मिनट की टाइमिंग दी गई और 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट पेपर होता है। दूसरा कि टेस्ट पेपर के तुरंत बाद ही यहाँ पर हम मन का लाइव, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम आंसर की अपलोड कर देते हैं, स्टूडेंट उससे आंसर मैच कर लेते हैं और उसके नेक्स्ट डे संडे तक या फिर सैटरडे नाइट में ही हम यहाँ पर चारों सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। फिलहाल मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से कम समय में और इजी वे में बनाया जाए। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मुझे दिया जा रहा है और पहले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को क्या कहा जाए तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं मिसिंग नंबर का क्वेश्चन इसको कहा जाता है। और अगर ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है तो फिलहाल आप देख रहे हो कि यहाँ लिखा है 1 6 7 28 4 2 9 30 8 5 3 एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मेरे पास होते हैं कि भाई मुझे ये देखना होता है कि यहाँ पर ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं और ये रो दिखाई दे रही है, तो मुझे कहीं भी एक तरफ कहीं ना कहीं सम ज़्यादा नज़र आएगा। मतलब ये हुआ कि मैं अगर इन रो में देख रहा हूँ तो यहाँ 28 लिखा हुआ है जो कि ज़्यादा है, 30 जो कि इन सबसे ज़्यादा है, तो मैं इसको या तो रो में सॉल्व करूं या फिर कॉलम में। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर इन तीनों का कुछ करके 28 बनाया गया होगा। तो कैसे बनाया गया होगा, एक बार सभी को सिंपल वे में जोड़कर देखता हूँ। तो 1 + 6 + 7, 1 + 6 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 हो रहा है। लेकिन ये 14 लिखा है क्या, नहीं लिखा। कितना लिखा है 28 लिखा। मतलब मुझे समझ में आया कि 14 का दोगुना करूँगा तो कितना जाएगा 28 आ जाएगा। तो क्या ये जो मेरा लॉजिक है निकल कर आया वो आगे भी चल रहा, अगर आगे भी चल रहा होगा तो सही होगा, नहीं तो लॉजिक बदलना पड़ता है। 4 और 2 6, 6 और 9 15 का डबल 30 लिखा है, तो हाँ ये लॉजिक हमारा सही है। अब यहाँ लिखा 8 और 5 13 और 3 16 का 16 का डबल अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा 32। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया जा रहा है आपको, एक आकृति दी गई और बोल रहा है कि दी गई आकृति में यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पर कितने ट्राइंगल हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर इजीली इसको आप काउंट कर सकते हो। पहले तो मैं इसमें सिंगल काउंट कर लेता हूँ और उसके बाद में इसमें डबल काउंट कर लेता हूँ। तो पहला मैंने देखा कि यार यहाँ पर 1 2 ये 3 और ये 4। अब 3 4 कैसे, तो एक ये वाला यहाँ से यहाँ बन रहा था मेरा, दूसरा इसके अपोजिट में यहाँ से यहाँ बन रहा था। इसके बाद में मैंने देखा कि यार एक अगर मैं ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ लेता हूँ तो ये बनता है और दूसरा वाला उसका अपोजिट बनता है। ये 4 ही बन रहे हैं क्या, इसके अलावा और भी कहीं बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और ये जो क्वेश्चन दिया जाता है इसको हम यहाँ पर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और एसएससी के जो भी पेपर होता है, चाहे वो MTS हो, CHSL हो या CGL हो, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा ही जाता है और ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। ये जो जितनी भी थ्योरी यहाँ पर लिखी, इसमें क्या लिखा है, तो ये हमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देने का काम कर रहा है कि भाई आप इसकी काउंटिंग कैसे करोगे। तो देखिएगा यहाँ मैट्रिक्स 1 लिखा है और मैट्रिक्स 2 लिखा है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे पास ये रो दी गई है ना, यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये रो है और ये जो बने हुए यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से ये कॉलम दिए गए हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 यहाँ पर कॉलम नंबर भी और यहाँ पर ये रो के नंबर भी, और 5 से यहाँ पर स्टार्ट किया 9 तक और यहाँ भी 5 से 9 तक स्टार्ट किया है। इनके बीच में यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर यहाँ पर डबल भी हैं कि आपको एम यहाँ भी दिख रहा है वहाँ भी दिख रहा है, मिसलेनियस में लिखा हुआ है। अब ये क्या करता है कि जब भी इसमें हमें किसी लेटर की काउंटिंग करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, तो इसने हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा होता है। अब क्या एग्जाम्पल दिया है, तो बोलता है यहाँ पर अगर मान लो मुझे दिया कि यार D को 0 4 और 77 आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपने देखा कि 0 4 का मतलब क्या हुआ, तो आपने देखा कि G 0 4 पर कैसे आएगा, तो ये रहा आपका 0 और ये रहा 4, तो यहाँ तो क्या लिखा आपका D लिखा है। अब उसने देखा कि यार यहाँ पर D को 0 4 से तो हम यही ढूंढ रहे थे कि 0 4, लेकिन 0 कब आया और 4 कब आया,
तो 0 मेरे पास आया किसमें, रो में, और 4 जो आया वो मेरे पास किसमें आया है, कॉलम में। तो जिस तरीके से आप लिखते हो तो पहले रो में ही लिखते हो, तो आपको यहाँ पर बस यही एक माइंड में सेट करके चलना है कि पहला जो डिजिट होगा वो रो का होता है, दूसरा किसका होगा, कॉलम का होगा। देखो 77 दिया है, ये रहा 7 और ये रहा 7, मतलब मैं पहले यहाँ से जाऊँगा और फिर यहाँ से आऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इस तरीके से उसने इसे आपको यू का दिया है, तो 3 और 3 मतलब पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा कॉलम में, सॉरी रो में, और फिर आऊँगा कॉलम में, तो मुझे यू मिल जाता है। एक और दिया 65, तो आपने देखा ये रहा 6 और ये रहा 5, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, सॉरी ये वाला 5 आपका। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि पहले मुझे किस में चलना है, रो में चलना है, देन उसके बाद वहाँ पर मुझे किस में जाना है, कॉलम में जाना है ना। अब हम इसमें बहुत आसान तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, अब हमको ये पता चल चुका है। लेकिन भाई फाइंड कैसे करोगे, क्या मैं यहाँ पर अगर वो मुझसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तो देखो उसकी क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है, ये लिखा है हमको कि आपको शब्द लब के लिए संख्या समूह की पहचान करनी है। ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया और आप इसका अगर ढूंढोगे तो क्या आप ये करोगे कि एल कहाँ लिखा, तो भैया एल इधर भी मिल सकता है आपको, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। यहाँ देखूँ तो 4 और 1 पर आ रहा है, इधर देख रहा हूँ तो 5 और 7 पर आ रहा है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपको समय भी नहीं लगेगा और बहुत आसान तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ढूंढना कि एल यहाँ पर, तो देखो ये जो फर्स्ट वाले यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हैं सब एल के लिए आए हैं, सेकंड पोजीशन वाले ओ के लिए आए हैं, और यहाँ पर वी के लिए थर्ड वाले आए हैं, और ई के लिए यहाँ पर फोर्थ वाले आए हैं। तो आप क्या करोगे, एल के लिए ढूंढना है आपको, तो ढूंढिएगा जरा एल के लिए। क्या करोगे, 1 0 पर आया है क्या, तो ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा 0, हाँ एल लिखा हुआ है, मतलब ये वैलिड है मेरा। इसके अलावा और कुछ, तो 5 7, देखो ये भी उसके लिए आया ना 5 7, तो 5 और 7 एल, ये भी वैलिड है मेरा। 5 7 यहाँ में तो वैलिड हो गई होगा। 4 1, तो ये रहा 4 और ये रहा 1, यहाँ भी एल लिखा, मतलब अभी मैं अगर कहता हूँ तो एल के लिए मेरे पास चारों ही वैलिड आंसर हैं। अगला ओ के लिए मुझे ढूंढना है, तो क्या 6 5 पर ओ आया है, तो ये रहा 6 और ये रहा 5, 6 और 5 पर यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो 6 5 वाला आपका आंसर नहीं होगा। 6 तो 6 और 6 पर ओ लिखा है, तो हाँ ये मेरा भी आंसर वैलिड है। दोनों में 9 लिखा, तो 9 इधर से 9 लिया आपने, रो का नंबर कॉलम का 9, तो हाँ ये तीनों ही वैलिड है। अब मुझे 2 लेटर मिल चुके हैं, तीसरा ढूंढना मुझे किसका है, वी का। तो देखो पहला वाला तो कट गया, उसको तो देखना नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे, 9 6 पर भी आया है क्या, तो ये रहा 9 और 6, और 9 6 पर क्या लिखा, एफ लिखा, तो ये आंसर मेरा 1 नहीं पाएगा। 2 3 पर भी लिखा है क्या, तो यहाँ पर मैंने लिया रो का नंबर 2 और 3 लिया मैंने यहाँ पर, तो 3 पर क्या लिखा है, एम लिखा है, तो ये मेरा आंसर होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 0 और 1 पर भी लिखा है, तो हाँ लिखा है, ये मेरा आंसर वैलिड है। लास्ट में ई बचा था, मैं उसको नहीं भी मैच करूँ तो देखो मेरे 3 आंसर हट चुके हैं, एक ही बचा, वही मेरा आंसर होगा। पर आप और मैच कर सकते हो कि ई की कोडिंग क्या 6 9 है यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये रहा मेरे पास 6 और ये रहा मेरे पास 9, यस यहाँ पर ई मिलता है, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुझे पहला अंक जो लेना वो रो से लेना है, दूसरा अंक किसका होगा, कॉलम का होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगली एक इमेज दिख रही है, बोलता है कि यार दिए गए उत्तर में से उस एक का चयन करें जिसमें आकृति छिपी हुई है, सन्निहित आकृति है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एम्बेडेड फिगर्स, और ये एम्बेडेड फिगर्स बड़ा सरल होता है। आपको जो इमेज दिख रही थी वहाँ पर, वही इमेज आपको यहाँ पर इसमें ढूंढकर बतानी है। तो अब आप देखोगे कि आखिर क्या थी वो इमेज यहाँ पर, ये वाली। इसमें आपने देखा कि ये 3 वाइट पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस तरीके से एक डिज़ाइन बनी है जिसमें यहाँ पर ये कुछ ब्लैंक बीच में आए हैं और उसको हमको ढूंढना है। अब आप ढूंढोगे तो जब आप इसको यहाँ पर फाइंड करोगे तो आपको कहाँ मिलने वाला है, तो एम्बेडेड फिगर्स, ये रहा। थोड़ा सा प्रिंटिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, बाकी कोई विशेष नहीं है। जब वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा सिस्टमेटिक तो दी जाएगा। ये तो सिंगल बना है, ये भी सिंगल बना है, ये कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, तो मेरा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। आपको प्रश्न पत्र जो होगा उस पर बहुत अच्छे से क्लियर है वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी यही बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। तो सिंपल है, अगर मुझे इसको पूरा करना है तो क्या करना होगा, तो इनमें से कोई एक ऐसी आंसर आकृति उठाकर इसमें सेट करूँगा
जिससे कि ये मुझे पूरा बनता हुआ नजर आए। तो देखो ये 3 भाग तो इसके कंप्लीट है, चौथा ही चाहिए आपको, चौथा चाहिए तो कौन सा वाला लगेगा, तो ये तो लग नहीं पाएगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखो लगे तो आप बना लीजिए, एक लाइन ये निकल कर आएगी, एक लाइन ये निकल कर आएगी और उसके बाद में एक लाइन ये वाली निकल कर आएगी। तो इस तरीके से डिज़ाइन कहाँ बन रही है, ये सी आकृति में बन रही है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है तो देखिएगा, बोलता है कि एक दर्पण को ए और बी रेखा पर रखा जाता है, फिर दी गई आकृति की सही छवि कौन सी होगी। अब दर्पण की आकृति की बात चल रही है, दर्पण मतलब होता है मिरर इमेज, जो जब मिरर इमेज की बात करते हैं तो इसके टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होता, बट लेफ्ट का राइट में चला जाता है और राइट वाला कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है। तो फिलहाल अगर मैं इसके ऊपर बनाना स्टार्ट करूँ कि भाई मेरी यहाँ पर दर्पण लगा है तो इमेजेस क्या बनेगी, तो इमेजेस यहाँ बनने वाली है। अब इमेजेस में क्या होगा कि जो मिरर के सबसे करीब होता है वो पहले प्रिंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ मिरर लगा है और अगर यहाँ कोई आकृति बनी हुई है तो वो सबसे पहले यहाँ बनेगी, तो इस तरीके से बनती नजर आएगी, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। जब ये बनेगा तो कहाँ से बनना स्टार्ट होना चाहिए, तो देखो ये वाली लाइन आपकी जो दिख रही है वो यहाँ से इधर जाएगी, है ना, इस तरीके से जाएगी और फिर ये वाली इमेजेस आपकी यहाँ बनती हुई नजर आएगी। तो अब मुझे ये तो आंसर होगा नहीं, क्लियर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा क्लियर दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। तो ये वाली जो लाइन है मेरी, वो लाइन मुझे कहाँ दिख रही है, इससे एग्जैक्ट जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई सिर्फ कहाँ पर है, सी आकृति में ही जुड़ी हुई है। बी में दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है और वो अगर गैप दिख रहा है तो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपल था, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में। पेपर कटिंग फोल्डिंग, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आता है और ये आई है, दिया है पेपर आपको। क्या चल रहा है इसमें देखिएगा जरा, बोल रहा है कि कागज का एक टुकड़ा मोड़ा जाता है फिर उसमें छेद किया जाता है, जैसे कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृति में से इंगित करें कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से पेपर को फोल्ड किया जाता है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर मार देना, पेपर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले उसने एक एरो बनाया कि पेपर इतना था, जिसको यहाँ एरो बनाया तो फोल्ड हो गया। अब जब वो इसके ऊपर रखा जाएगा सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, फिर एक और एरो बना है तो पेपर यहाँ जा चुका और यहाँ जाने के बाद उसमें कटिंग कर दिया है। अगर वो कटिंग कर दिया है और मैं इसको पेपर को ओपन करूँगा तो जिस ऑर्डर में वो फोल्ड हुआ है और जो लास्ट स्टेप आई है वहीं से रिवर्स ऑर्डर। जैसे मैंने कहा कि आप अगर किसी कमरे में अंदर की ओर एंट्री कर रहे हो तो पहला गेट, दूसरा गेट, मतलब किसी घर के अंदर जा रहे हो तो पहला गेट, दूसरा, तीसरा, अब जब आप रिवर्स आओगे तो जो लास्ट वाला था उसी को तो वापस छोड़ कर आओगे, तो उसी का रिवर्स फॉर्म आपको आना है। अब मैं इस एरो को रिवर्स करूंगा तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी, लेकिन ये वाला भाग हमारे पास यहाँ से कैसा आएगा, कटा हुआ भाग दिखाई देगा। और अगर वो कटा हुआ भाग दिखाई देगा तो देखिएगा ये इमेजेस इसके साथ यहाँ आएगी और इस तरीके से, और ये पेपर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, है ना। और जब यहाँ पर ये दिखाई देगा और जब मैंने इस एरो के बाद इस वाले को रिवर्स किया, ये पूरा का पूरा भाग यहाँ पर चला जाएगा और ये जो भाग हमारे पास इस तरीके से आएगा और वो इस तरीके से हमें कटा हुआ यहाँ पर अगेन दिखाई देगा। मतलब ऐसी डिज़ाइन सिर्फ एक ही बन रही है, ये बनना पॉसिबल नहीं, ये नहीं बन पाएगा और ये भी नहीं बनेगा, यही डिज़ाइन आपकी वहाँ पर बनने वाली। सिंपल सा है, कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया तो इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। और अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्या होने वाला है, तो उसने यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स दिए हैं जिनको हमें चेंज करना होगा। सबसे पहले लिख रहा है कि 17, तो आप भी लिखें भैया 17। ये लिखा मैंने यहाँ पर 17। फिर लिख रहा है वहां पर कि Q, लेकिन मुझे बताता है कि Q का अर्थ है प्लस, तो मैं Q को क्या लिखने वाला हूँ, प्लस लिखने वाला हूँ। अगेन लिख रहा है वहां पर 4 और फिर लिख रहा है कि T। अब T का अर्थ क्या दिया, तो T का अर्थ है डिवाइड, तो भाई मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 9 लिखा है। फिर लिखता है यहाँ पर कि L 18, तो मुझे L अगर दिया जा रहा है और अगर L की बात कर रहा हूँ तो क्या बोलता है कि L का अर्थ क्या लिखना है, इंटू करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इंटू करना होगा और इंटू में यहाँ पर क्या जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आप इसमें बोर्ड मास का फार्मूला लगाओगे तो भैया सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। क्या हम 4 में 9 का भाग लगाएं तो लग पाएगा क्या कंप्लीट, नहीं लगेगा। लेकिन लगने के बाद चाहे जो भी आए उसका क्या होगा, गुणा होगा।
तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, क्या करूँ। तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा तो है। आप ये करने वाले हो कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ 17 प्लस, अब आपने क्या किया 4/9 और इंटू में क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 18 आ गया। आपने 9 से इसको अब तो काट सकते हो आप, 9 दूनी 18 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 17 में आप क्या करने वाले हो 8 को जोड़ने वाले हो। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आप इसको यहाँ देख रहे हो तो आप क्या करने वाले हो, ये जो डिवाइड था तो इसके डिवाइड में यहाँ पर आपने 9 लिखा और सीधा यहाँ पर इंटू में आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। तो 9 से कितनी बार कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया और 17 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सिंपल है। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन तो हाँ भैया ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, है ना, हर एग्जाम में ही आता है। फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दिए गए शब्द को या शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए या करिए जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश में होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से वो डिक्शनरी में होते हैं। डिक्शनरी का फॉर्म क्या है, तो आपको सबको अल्फाबेट की कोडिंग याद करवाई गई है कि यदि मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ तो भैया A to Z होता है। पहले ए से बनने वाले वर्ड आएंगे पूरे, उसके बाद में बी वाले, फिर सी वाले, और उसके पहले लेटर के बाद दूसरे लेटर, तीसरे, सभी में अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो किया जाता है। तो यदि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है H सभी में लिखा है, तो ठीक है भाई, यहाँ पर सभी में H अगर लिखा है तो उससे तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा। और मुझे दूसरे लेटर पर अगर कंपेयर करना है तो सभी में यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, तो E दिखाई दे रहा है। और अगर सभी में मुझे यहाँ पर E दिखाई दे रहा है तो उससे भी मैं इसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं तीसरा लेटर मैच करने की कोशिश करूँगा, यहाँ N लिखा है, N लिखा है, यहाँ D लिखा है, यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पर A लिखा है, तो आप क्या करने वाले हो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, तो H E A वाला आएगा, ये और ये तो नहीं आने वाले। अब 1 और 3 में से पहले क्या आएगा, तो इसमें जब हमने चौथा लेटर देखा तो यहाँ पर लिखा है HEART, है ना, और इसमें लिखा है HEAVY, तो ये जो R वाला है वो पहले आ जाएगा, मतलब मेरे पास सबसे पहले 1 नंबर आएगा। फिर उसके बाद अब मैंने क्या कहा, ये तो D वाले और N वाले तो बाद में आएंगे ना, पहले क्या आएगा, तो HEAVY, तो ये वाला आ जाएगा, मतलब फिर 3 नंबर आ जाएगा आपका। अब आपको ढूंढना है कि ये D और N में तो भैया D पहले आता है तीसरे नंबर वाला, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5वें नंबर था। फिर यहाँ पर हैंस लिखा है कि HENCE और यहाँ पर HENRY, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है C है, तो पहले क्या आएगा C वाला, मतलब आपका 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो बस डिक्शनरी का पैटर्न आपको फॉलो करना है, या तो पहले लेटर पर अगर वो सेम हो गया तो फिर दूसरे वाले से अगर वो भी सेम हो रहा है तो तीसरे से अगर वो सेम हो रहा है तो चौथे से जो छोटा होता है वो पहले आता है। चलो क्लियर है। ये एक सीरीज दी हुई है, अभी वर्तमान में एमपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आपके दोस्तों ने पेपर दिया हो या आपने दिया हो तो उसके आंसर की भी डली हुई है। अगर आप उसके आंसर की उठाकर देखोगे तो नंबर सीरीज के पूरे 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं आपसे, है ना, और वही सीरीज का एक क्वेश्चन यहाँ पर डला हुआ है। अब आप इस सीरीज को कैसे बनाओगे तो देखिएगा जरा, लिखा कि 4, 1, 16, 9, 36, 25, 64, 49, बड़े ही परिचित से नंबर आपको दिख रहे होंगे। और क्या परिचित दिख रहे हैं कि 4 किसका वर्ग है, 2 का, 16 4 का, 36 6 का, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, अब किसका वर्ग आना चाहिए, 10 का वर्ग आना चाहिए, और 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या और भी क्या ये अदर चीज़ें क्या लिखी थी इसमें, तो अदर चीज़ें देख लेते हैं आप। ये 1 लिखा था, फिर 9 लिखा था, 25, तो भैया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, मतलब इसने कुछ नहीं किया है, इवन नंबर का स्क्वायर फिर ऑड नंबर का स्क्वायर, तो इवन और ऑड नंबर की सीरीज चलाया है। हमें तो इससे मतलब था कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, तो अगला 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलता है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो T20 होता है, ठीक है भाई,
P 16 होता है, L 12 होता है और H 8 होता है, तो 20 से 4 कम करूँ, 16 से 4 कम करूँ, 12 से 4 कम करूँ, तो 8 में से 4 कम कर दूँ तो बचा 4 और 4 पर क्या आएगा, D आएगा। सभी में -4 किया गया है, इससे अलग कुछ नहीं किया है, बड़ा ही आसान था। अगला देखें, इसको हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें। तो रेगिस्तान लिखा, पर्वत लिखा, मैदान लिखा और पौधा लिखा। बड़ा ही आसान सा क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है और आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और क्या करोगे कि रेगिस्तान, पर्वत और मैदान ये प्राकृतिक हैं और स्थायी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं, और ये जो पौधा है यहाँ पर ये क्या है, ये सजीव हो जाएगा आपका ना, इसलिए अलग हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। अगला देखो, यहाँ पर ये भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का या युग्म का चयन करें। इस बार आपसे वो युग्म की बात कर रहा है, एक पेयर की बात कर रहा है। तो 14 से 12 सीधी सी बात है, 2 कम दिख रहा है, 22 से 20 2 कम दिख रहा है, 35 से 33 2 कम दिख रहा है, और 43 से 40 -3 और -3 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। फिर एक क्वेश्चन दिया कि यार निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षरों का चयन करें। ये भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो DEC मतलब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 5 3, मतलब मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ कि CDE पढ़ सकता हूँ ना साहब। LMN बिल्कुल सही है, पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। QRS ये भी सही है, लेकिन U भी, भैया यहाँ भी नहीं लिखा, वहाँ पर क्या लिखा है, W लिखा है। मतलब ये होना क्या था, U यहाँ होता, यहाँ V होता और यहाँ W होता, तब जाकर मैं ये बोल पाता कि U V W, तो ये राइट होता, और यहाँ पर यही सही नहीं लिखा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। एक ऑड वन आउट हमसे पूछ रहा था कि कौन सा वाला यहाँ पर अलग है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, जिसको हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। और वेन डायग्राम की अगर बात कर रहा हूँ तो देखिए जरा कि वेन डायग्राम में आपको क्या दिया है। निश्चित रूप से यहाँ से SSC पैटर्न में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। पहली चीज़ की वेन डायग्राम क्या है भाई, इसे क्या कहा जाता है। तो सन 1880 में एक व्यक्ति थे सर वेन जॉन, जिनकी कल्पना थी कि किसी की कही गई बातों को, शब्दों को या किसी चीज़ों को अगर हमें क्राइटेरिया में देखना तो हम उसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कौन किसके इंटरनल पार्ट में आता है और कौन किससे बाहर आता है, सम पार्ट में आता है, आल पार्ट में आता है, या कोई रिलेशन ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लिखा कि क्रॉकरी, कप और प्लेट। अब आपने देखा कि यार ये जो कप है वो भी एक क्रॉकरी आइटम है, प्लेट वो भी एक क्रॉकरी आइटम है, मतलब ये दोनों ही इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक डायग्राम बनना चाहिए, ये वाला किसका, क्रॉकरी वाला, और उसमें भी क्या होना चाहिए, कप होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए। लेकिन कप अलग है और प्लेट अलग है, ये दोनों ही कैसे हैं, सेपरेट है। ऐसा नहीं कि आपसे ये बोलो कि कुछ कप प्लेट, नहीं, प्लेट अपना काम करती, कप अपना, दोनों अलग अलग पॉट हो रहे हैं, तो ये दोनों सेपरेट बनेंगे। तो ऐसा किस में बना है, बी में बना है। ये वाला एग्जाम्पल कब आता बताओ जरा। जैसे कि मैं आपसे बोल देता कि जानवर, कुत्ता और पालतू जानवर, मतलब कि पालतू जानवर भी जानवर के अंदर आएगा, कुत्ता भी जानवर के अंदर आएगा। ये डायग्राम हो जाता बड़ा वाला किसका, जानवर का। कुछ कुत्ते, तो यहाँ सभी कुत्ते तो जानवर के अंदर आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ कुत्ते कैसे हो सकते हैं, पालतू, है ना, और कुछ कुत्ते फालतू। मतलब कहने का सेंस ये डायग्राम आ जाता। ये 2 रिलेशन रखे और एक अलग रखे वहाँ पर, तो ये जब सम पार्ट में दोनों का रिलेशन हो, तीसरा बिल्कुल अलग हो, तो ऐसा। और ये वाला डायग्राम कब कि बीज वाला दोनों से जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वाइट फ्लावर क्लॉथ, ये वाइट जो है उनमें से कुछ फ्लावर जो होते हैं वाइट होते हैं, कुछ फ्लावर दूसरे कलर के होते हैं। और अगर मैं कहूँ क्लॉथ की कपड़े, तो कुछ कपड़े वाइट होते हैं, कुछ कपड़े दूसरे होते हैं, लेकिन इनमें कोई रिलेशन थोड़ी होगा, है ना। फ्लावर अलग होगा और क्लॉथ अलग होगा। चलो ठीक है, ये हमारा ये वाला हो गया है। अगला यहाँ पर लिखा है 17वें नंबर का क्वेश्चन, और ये होता है आपका एनालॉजी वाला क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ पर विश्लेषण की भाषा बोलते हैं। तो कलम का रिलेशन दिया कागज से, तो हथौड़े का किससे होगा। कलम किस पर चलता है, कागज पर चलता है, तो हथौड़ा किस पर चलेगा, कील, स्ट्राइक, होल और क्रॉसिंग। तो भैया कील पर चलेगा, मतलब इसका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका,
ए वाला आंसर हो जाएगा, कील पर चलेगा। यस, जिन्होंने कील लगाया उसका सही आंसर है। एक और दिया आपको 18वें नंबर का एनालॉजी का क्वेश्चन है और उसमें क्या लिखा है 49 लिखा है और उसके बाद यहाँ पर 146 लिखा, 63 लिखा है। तो इसका रिलेशन जो लॉजिक यहाँ लगा होगा वही लॉजिक मुझे यहाँ लगाना होगा। तो कैसे लगाया जाए बताओ जरा यार। 49 के पहाड़े में कहीं 146 आता है क्या? 50 होता तो 50 का 3 गुना 150 हो जाता। अगर यहाँ 49 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 147 हो जाएगा। 150 से 3 कम कर दो। लेकिन 147 ना लिखकर 146 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ वो ये कर रहा है 49 इंटू 3 जो आएगा 147, उसमें से माइनस का 1 कर देगा। तो क्या ऐसा लॉजिक मैं अगर यहाँ 63 के साथ लगाता हूँ तो 63 इंटू 3 करूँगा, ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। माइनस का 1 करने पर 188 कहीं दिख रहा है क्या? तो यस, बी इज़ द राइट आंसर कि 3 टाइम आपको उसको इंटू करना है और माइनस का 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। यस, 90 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो देखो P लिखा है और O लिखा है और यहाँ पर M और Q लिखा है। अब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मैं P से M का रिलेशन बनाता हूँ तो P होता है 16 और M होता है 13। कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। दूसरा यहाँ पर O लिखा था जो कि 15 होता है और यहाँ पर Q लिखा था जो कि कितना होता है 17। तो ये 15 से 17 मतलब प्लस का 2 हो गया है। माइनस का 3 प्लस का 2। तो भैया माइनस का 3 अगर I से करूँगा तो I 9 पर होता, माइनस का 3 करूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 पर तो F होता है। फिर प्लस का 2 करूँगा तो N में 2 जोड़ूंगा, N 14 पर होता, 2 जोड़ने पर 16, मतलब यहाँ पर क्या आएगा P। तो F इज कौन से ऑप्शन में होगा? तो F आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल सही होगा। यस, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है? तो दिया जा रहा है यहाँ पर फिर डिक्शनरी वाली बात आ जा रही है। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके ही बनाया जा सकता है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से ये बताना है कि ये 2 तरीके से पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पर एक बड़ा सा वर्ड लिखा होता है और उनमें से कुछ लेटर सेलेक्ट करके यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे होते हैं कि कौन सा तो बनाया जा सकता है, मतलब 3 नहीं बनेंगे 1 बनेगा, या फिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब 3 बन रहे हैं 1 नहीं बन रहा और जो नहीं बन रहा वही आपको ढूंढना होता है। तो फिलहाल इसने हमसे वही तो पूछा है, उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, और अगर नहीं बनाया जा सकता है तो ढूंढो जरा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। क्या पूछ रहा? नहीं बनाया जा सकता है। तो लिखा नियर, तो एन यहाँ पर मिल रहा है, ई यहाँ पर मिल रहा है, ए यहाँ पर मिल रहा है और आर भी मिल रहा है, ये तो बनेगा। माइंड को ढूंढ लो तो एम आपको मिल रहा है, आई दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। लेकिन डी दिख रहा है क्या? तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं मशीनरी में डी नहीं आता है। इट मीन्स कि सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं बन रहा, तो ये माइंड में नहीं बन रहा। माइंड नहीं बन रहा क्योंकि उसमें डी लिखा और डी आएगा नहीं वहाँ पर। क्लियर है? 21वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आया है जो कि आपका टॉपिक लाता है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन में क्या लिखा है? सिर्फ पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है। अब 18 किलोमीटर चलता तो चला देते हैं इसको पूर्व की ओर 18, ये हो गया 18। फिर वह अपने बाएं मुड़ता, मतलब लेफ्ट में मुड़ता और 37 किलोमीटर चलता, तो यहाँ से उसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, कितना चलेगा? 37 चल जाएगा। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता, बायां मतलब लेफ्ट होता, तो यहाँ से अगेन ये अगर मैं खुद यहाँ चल रहा होता तो ये मेरा लेफ्ट होता। तो यार 18 तो यहाँ तक बराबर हो ही गया है। कितना टारगेट दिया था? 24 का, तो कितना आगे निकल जाएगा? तो एडवांस में जाएगा कितना? 6 लिख रहा है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो देखो यहाँ था ना, वो यहाँ होता तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और यहाँ पर क्या होता? वेस्ट। तो न तो वो मुझे नॉर्थ में दिख रहा है ना ही मुझे वेस्ट में दिख रहा है, लेकिन वो यहाँ दिख रहा है। और अगर यहाँ दिख रहा है तो ये दूरी हमारे पास जो निकल कर आई वो नॉर्थ और वेस्ट के निकल कर आई, मतलब उत्तर पश्चिम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें सिंपल सा डिस्टेंस आपसे पूछा ही नहीं। डिस्टेंस अगर पूछता तो फिर आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होता वहाँ पर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है कि साहिल ऊपर से 7वां और नीचे से 10वां, इसको हम ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं, जिसको क्रम निर्धारण का नाम दिया जाता है।
तो ये यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आते हैं। साहिल ऊपर से 7 बार, नीचे से 10वें स्थान पर है। अब एक ही व्यक्ति 2 बार गिन लिया और बोलता पंक्ति में कितने लोग हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया तो ऊपर से वो 7वां भी हो जा रहा है। ये देखो, ये साहिल है, यहाँ से गिनने पर 7 हो गया है और यहाँ से गिनने पर कौन सा हो रहा है, 10 हो रहा है। तो 10 और 7 कितना होगा, 17। लेकिन एक घटाना पड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, 16, क्योंकि आपने साहिल को ऊपर से जब 7 गिना तो भी उसको गिन लिया और नीचे से 10 गिना तो एक बार फिर उसको गिन लिया, लेकिन वो एक ही पर्सन है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़कर -1 करना होगा। एमपी पुलिस का जो आंसर किया है उसमें एक क्वेश्चन ये ऑर्डर रैंकिंग का आया और इसको गलत दिया गया है एमपी पुलिस व्यापम के माध्यम से, और लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति भी लगाई हुई है ना। और सेम यही कॉन्सेप्ट था उसका। लिखा है यहाँ पर स्लोगिज्म, जिसको कथन निष्कर्ष कहा जाता है या हम सीधी सी भाषा में स्लॉग्स बोल देते हैं। उसका क्वेश्चन आया, बोलता है सभी किताबें भूरी है। तो इस बार मुझे यहाँ पर पहले बनाना पड़ेगा एक सर्कल कि जितनी भी किताब हैं ये सब किताबों को क्या कहा जाता है। तो सभी किताबें भूरी है, ठीक है भाई, हमने यहाँ पर इसको भूरी बना दिया। फिर बोलता है कि सभी भूरी लकड़ी हैं, जितनी भी भूरी हैं सब यहाँ पर क्या है, लकड़ी हैं। फिर यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया, अब निष्कर्ष पूछ ले रहा है कि कुछ किताबें लकड़ी हैं। जब सभी किताबें भूरी और सभी भूरी अगर लकड़ी हैं तो किताब भूरी के अंदर और भूरी किसके अंदर है, लकड़ी के अंदर। तो यहाँ पर बोलता है कि कुछ किताबें लकड़ी, यस, जो चीज़ ऑल होती वो डेफिनेटली सम होती, क्योंकि सम प्लस सम इक्वल टू ऑल। कुछ हिस्सा मिलकर ही सभी चीज़ वहाँ पर ऑल तक पहुँचती, कोई भी चीज़। तो अगर जब सभी की सभी किताबें लकड़ी हो रही हैं तो कुछ किताबें लकड़ी है, निश्चित रूप से कैसा है, सत्य है ये। लिख रहा है कि कुछ किताबें लकड़ी नहीं हैं। तो भैया किताबें लकड़ी नहीं, जबकि पूरी किताबें भूरी है, और जब सभी भूरी लकड़ी के अंदर है तो किताब का कोई पार्ट ही ऐसा नहीं है जो लकड़ी के बाहर बना हो। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। तो हमारे पास आएगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलो, या केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको 24वें नंबर का, और जिसको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ पर पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि निश्चित कोड भाषा में ACID को BDJE लिखा जाता है। अच्छा, A का B लिखा, C का D लिखा, I का J लिखा और D का E लिखा है, मतलब एक ही तो बढ़ाया है। तो B का +1 करेंगे C आ जाएगा, सब में लिखा है। A का +1 करेंगे B आएगा, 3 में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। K का +1 L लिखेंगे तो यार यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ 2 में लिखा है। और E का +1 करेंगे तो F आएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, B आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो D लिखा था तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, और उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में INK को 33 लिखा है। तो भैया INK मतलब कहीं इसकी कोडिंग तो नहीं जोड़ दी। I का मतलब कितना होगा, 9, N 14, K 11, जोड़ना जरा। तो 9 और 11 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। लेकिन लिखा कितना, 33, मतलब कहीं एक घटा कर लिख रहा है क्या। तो एक और एग्जाम्पल दिया आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या आपने जो लॉजिक लगाया वो आगे भी लग रहा है। तो PIN, P मतलब 16, I का 9 और N का 14। 16 और 14 कितना होता है, 30, और 9 कितना हो जाएगा, 39, 39। लेकिन लिखा कितना, 38, इसका भी -1। यस, मैं संतुष्ट हूँ कि जो लॉजिक है मेरा वो ये है, सभी लेटर की कोडिंग को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद में माइनस का 1 कर देना इस आंसर। तो T20 होने वाला है, I9 होने वाला है, P16 होने वाला है। अब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर ये 16 और 9 25 और 20 कितना, 45। लेकिन ये घटा देंगे कितना आएगा, 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला। यही मेरा आंसर है। इस बार हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरा एक SSC का पैटर्न लेकर आए हैं। वर्तमान में आने वाले एग्ज़ाम आपके तो पटवारी लाइन से लगा है, फॉरेस्ट आने वाला है, MPSI आने वाला है, नगर निगम की वैकेंसी आने वाली है, और SSC MTS की वैकेंसी भी आने वाली है। प्रत्येक शनिवार को आपका टेस्ट यहाँ पर रखा जाता है। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर यहाँ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ओपन फॉर ऑल, आप यहाँ आ सकते हैं। आप अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर दें शांति के साथ, एक माहौल के साथ। आपको उसी दिन उसकी आंसर की मिल जाएगी, और उसके नेक्स्ट दिन या फिर उसी दिन शाम को पूरे क्वेश्चन रीजनिंग के, उसके बाद में मैथ्स के,
इंग्लिश के और जीएस के सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। दूसरा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आप पर्सनली मनकामेश्वरी क्लासेस नर्मदापुरम में आएँ और टीचर से मिलें और टीचर से पर्सनली वो डाउट भी पूछ सकते हैं। वहाँ की उम्मीद पूरी रखते हैं कि कोई डाउट आपका छूटेगा नहीं, है ना। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।